My name is Kunal. Welcome you to Create Projects. तो आज की इस वीडियो में हम हमारी जो गेम थी पिछली हमारी स्पेसशिप वाली, जिसका हमने हमारा जो मॉडलिंग था वो कंप्लीट कर लिया था, उसका आज हम इस वीडियो में डेवलपमेंट देखेंगे। हम पूरा गेम स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑब्जेक्ट के पास जाके देखेंगे कि इसको क्या क्या स्क्रिप्ट्स है इसके पास और हमें क्या क्या इसमें फंक्शनैलिटी डालनी है। उस तरीके से हम पूरा गेम का ओवरव्यू करेंगे। ठीक है, तो बिना देर के चलते हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमारे डेवलपमेंट को शुरू कर देते हैं। तो अब हम हमारी यूनिटी पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये हमारा यूनिटी ओपन है जिसमें हमारा जो गेम का सीन था वो भी पूरा ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिकली पूरा एक कंप्लीट गेम है जिसमें हमारे पास 5 से 7 स्क्रिप्ट्स है, फिर कुछ हमारे पास 2 एक ऑडियो है, फिर बहुत कुछ ऐसे मटेरियल है उसमें। ठीक है, हमारे गेम ऑब्जेक्ट्स वगैरह। तो हम क्या करेंगे, एक एक का ओवरव्यू लेंगे कि उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी हमने डाली है और कैसे कैसे उसको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारे प्लेयर से चालू करेंगे। ठीक है, तो हायरार्की में हमारे पास सबसे पहले तो हमारा ये प्लेयर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्लेयर ऑब्जेक्ट में जैसे हमने मॉडलिंग में बनाया था उसका एक टेल है हमारे पास। ठीक है, एक टेल है ये वाला और हमारा एक जो फाइटर प्लेन है वो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे। उसके बाद हम सबसे पहले तो इसका इंस्पेक्ट देखेंगे कि इसमें हमने क्या क्या कंपोनेंट्स डाले हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कंपोनेंट में आता है हमारा प्लेयर का मूवमेंट। ठीक है, प्लेयर के मूवमेंट में हमारा जो एरो कीज़ है या फिर हम जैसे हम WSD करते हैं हमारी कीज़ गेमिंग में, तो उसके हिसाब से हमारा जो प्लेयर है वो हिलना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने प्लेयर मूवमेंट का एक स्क्रिप्ट बनाया है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट्स में मैंने हमारे सारे स्क्रिप्ट जो है वो सेव कर लिए। ठीक है, अगर हमारा प्लेयर जो हमारा स्पेसशिप है उसका जो प्लेयर मूवमेंट है उसके स्क्रिप्ट को सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या है। ठीक, तो मैं अगर यहाँ पे मेरा जैसे प्लेयर मूवमेंट है तो मैं यहाँ पे अगर प्लेयर मूवमेंट पे जाऊँ, मेरा प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट को अगर मैं ओपन कर लूँ, मेरा ये VS कोड में ओपन हो चुका है। ठीक है, तो इस स्क्रिप्ट को हम देखेंगे कि हमने इसमें क्या क्या ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे हमारा जो बेसिक सा सिंटैक्स होता है वो तो है हमारे स्क्रिप्ट का, पर मैंने स्टार्ट में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा स्टार्ट फंक्शन क्या करता है, जब भी हमारा गेम चालू होगा तब फर्स्ट टाइम उसे जो भी एग्जीक्यूट करना है वो सारी चीज़ें वो एग्जीक्यूट कर देता है। पर हमारा जो यहाँ पे जो अपडेट है इस फंक्शन में क्या होता है कि हमें जो भी हमारा गेम चल रहा है पर फ्रेम्स में, तो उसमें हमें क्या क्या चेंजेस चाहिए, तो इसलिए हमने ये सारा जो स्क्रिप्ट है हमारा जो अपडेट में ही चलेगा, क्योंकि हम गेम चालू होने के बाद रन टाइम में हमें चेंजेस चाहिए होंगे। ठीक है ना, उसके पोजीशन में हमारी एरो कीज से, तो इसके लिए हमने वो रखा है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पब्लिक फ्लोट हमारा एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, इस वेरिएबल में मैंने वैल्यू दी है जो भी हमारी स्पीड की वैल्यू होगी। ठीक है ना, एक हमारा स्पीड का वेरिएबल बना दिया है सिंपल। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे अपडेट में। अपडेट में मैंने बेसिकली 1 2 3 और ये 4 ही लाइन्स लिखी है। ठीक है, तो अपडेट में जैसे हम यहाँ पे सबसे पहला हमारा है फ्लोट हॉरिजॉन्टल इनपुट, फिर फ्लोट हमारा वर्टिकल इनपुट। ठीक है, ये हमने 2 वेरिएबल्स बना लिए। ठीक है, वेरिएबल्स बनाने के बाद यहाँ पे मैंने एक क्लास को कॉल किया है, क्लास में से मेरे इस फंक्शन को कॉल किया है गेट एक्सेस। ठीक है, दोनों तरफ है। ये फंक्शन क्या करते हैं, जैसे हमारे यूनिटी में अगर मैं यूनिटी पे जाऊँ, अगर मैं यहाँ से हमारे यूनिटी पे जाऊँ, तो अगर मैं यूनिटी में यहाँ पे एडिट पे चला जाऊँ, एडिट के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग्स में उसके बाद अगर मैं यहाँ पे हमारा जो इनपुट मैनेजर है इसके अंदर में चला जाऊँ, और इसके बाद यहाँ पे मुझे ये सब कुछ सारे ऑप्शंस दिखेंगे। अगर आपने डायरेक्टली खोला तो आपको ऐसे एक्सेस वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, फिर आपके पास सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, जैसे यहाँ पे मुझे मिल रहा है एक हॉरिजॉन्टल ऑप्शन। ठीक है, और फिर उसके नीचे एक वर्टिकल ऑप्शन है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल को देखूँ तो अगर मैंने मेरा नेम हॉरिजॉन्टल डाला है input.getAxis में, क्योंकि हम यहाँ से एक्सिस ले रहे हैं। ठीक है, तो मेरा लेफ्ट और राइट जो मेरा पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन है वो मेरा उसके मतलब जो हमारा लेफ्ट और राइट क्या है हमारी एरो कीज, उसके हिसाब से हमारा निगेटिव बटन और पॉजिटिव बटन चलेगा। पॉजिटिव बटन क्या होता है, इसकी पॉजिटिव में वैल्यूज बढ़ाओ, और हमारा निगेटिव बटन क्या होता है, निगेटिव वैल्यू में बढ़ाओ, यानी वैल्यू को घटाना है या फिर वैल्यू को बढ़ाना है 0 से। ठीक है, ये सब हमारा ये डिसाइड करता है। तो हमारा लेफ्ट की क्या करेगा, अगर आपका वैल्यू वहां पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में 10 है तो लेफ्ट की दबाएंगे तो वो 9 8 7 ऐसे डिक्रीज होगा, और अगर आपका ऑप्शन राइट है तो ये आपकी वैल्यूज 10 है, अगर बेसिकली वैल्यू सबसे पहले तो वो 11 12 13 ऐसे करते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका काम है हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में जाऊँ तो वर्टिकल एक्सिस में क्या है, मेरी डाउन की है फॉर निगेटिव, फॉर पॉजिटिव मैं मेरी अप की लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा अप। ठीक है, या फिर आपके बाय डिफॉल्ट अल्टरनेटिव की भी है WRS, जिसके हिसाब से वो सब एडजस्ट होता है।
सेम जैसा हमारा हॉरिजॉन्टल में काम करता है वैसे ये हमारा अप एंड डाउन काम करेगा, ठीक है। अप के लिए वैल्यूज बढ़ेंगी, डाउन के लिए वैल्यूज कम होंगी, ठीक है। और यही जो एक्सेस है इन्हीं के नाम से मैं उसको वहां पे कॉल कर रहा हूं हमारी स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो अगर हम हमारी स्क्रिप्ट में जाए तो यहाँ पे जैसे हमने हॉरिजॉन्टल कॉल किया तो ये क्या करेगा, हमारा जो भी हॉरिजॉन्टल इनपुट आएगा, मतलब आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो वैल्यूज कम होंगी, राइट क्लिक करोगे तो आपकी वैल्यूज बढ़ेंगी। तो ये सारी वैल्यूज हमारे इस फ्लोट वेरिएबल में स्टोर हो रही है, ठीक है। वैसे ही हमारे वर्टिकल इनपुट भी स्टोर हो रहा है। उसके बाद हमारे पास है एक वेक्टर 3 डायरेक्शन, ठीक है। मतलब हमने एक वेक्टर 3 का एक वेरिएबल बना लिया है। वेक्टर 3 यूनिटी में या फिर हमारे गेम डेवलपमेंट में कह लो क्या होता है, हमारी स्क्रिप्ट में वेक्टर 3 पोजीशन आपकी स्टोर करके रखता है। जैसे आपका अगर पोजीशन हो गया XYZ एक्सिस में, यानी 0 0 1 होता है, कुछ भी हो सकता है आपका वैल्यू, तो उन सारी सबको स्टोर करने का काम हमारा वेक्टर 3 वेरिएबल करता है। तो मैंने डायरेक्शन नाम का एक वेक्टर 3 वेरिएबल बना लिया है और न्यू कीवर्ड से उसको एक एलोकेट कर लिया है, ठीक है। जैसे जो भी हमारा वेक्टर 3 होगा वेरिएबल, उसमें हमने क्या किया कि जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल इनपुट यहाँ से आएगा वो, और जो भी हमारा वर्टिकल इनपुट आएगा वो, उसको स्टोर कर लो, ठीक है। क्योंकि हमारा जो वर्टिकल इनपुट होगा उससे हमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड जाना है, यानी हमारा z एक्सिस में वो वैल्यू जाएगा, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको हमें x एक्सिस में हिलाना है, निगेटिव x एक्सिस और पॉजिटिव x एक्सिस। इसके लिए हमने वहां पे हॉरिजॉन्टल इनपुट डाला, पर हमारा अप डाउन कोई हो ही नहीं रहा है, इसके लिए हमने वहां पे 0 डाला। मतलब जो भी हमारी नई पोजीशन आएगी वो हमारे एक तो x एक्सिस में चेंज होने पर आएगी या फिर हमारे z एक्सिस में चेंज होने पर आएगी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डायरेक्शन नाम का वेक्टर 3 बना लिया। पर अब मैंने क्या किया, यूजर से यानी हमारे कीवर्ड से हमने सारी जो वैल्यूज है उनको इनपुट करके दिया है, पर इसको हमें उस ऑब्जेक्ट को देना पड़ेगा जिसमें ये हमारी स्क्रिप्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली एक हमने स्टेटमेंट लिखा है कि हमारा ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट, ठीक है। जो हमारा ट्रांसफॉर्म होता है यानी जो भी हमें मोशंस करवानी है हमारे गेम ऑब्जेक्ट में, इसके लिए मैंने ट्रांसफॉर्म्स लिखा। और ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट हमारा एक फंक्शन होता है जो कि हमें जो डायरेक्शनल है, जैसे हमें अप डाउन या फिर हमें जो स्टेट में जो भी मोशंस करवानी है उन सारी मोशंस के लिए वो फंक्शन हमें कॉल करना पड़ता है। तो हमने ट्रांसलेट फंक्शन को कॉल किया और फिर उसमें हमारा जो डायरेक्शन का वेक्टर था उसको हमने पास कर दिया। पर पासिंग के साथ साथ हमने क्या किया, ये पूरा वैल्यू पास कर लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो भी डायरेक्शन है, जो भी आ रहा है वैल्यू, उस वैल्यू को हमारे इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना है विद द स्पीड जो हमने वहां पे ये जो ऊपर 5 फ्लोट में हमने रखी है उस वैल्यू के साथ, बट विद द टाइम कंस्टेंट। मतलब आपको जितना भी हमारा रेगुलर टाइम चलेगा, हमारा टाइम फ्रेम, उसके हिसाब से आपको उसको लेके जाना है। इसके लिए हमने ये पूरा एक वैल्यू इसमें पास करिए। तो जिस भी ऑब्जेक्ट को आप ये स्क्रिप्ट डालोगे वो ऑब्जेक्ट आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इनपुट की वैल्यूज देगा और वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा उस पर्टिकुलर पोजीशन में, ठीक है। तो ये जो हमारी स्क्रिप्ट है एक यूनिवर्सल स्क्रिप्ट है, जिस भी ऑब्जेक्ट पे डालोगे वो अपना आपके कीबोर्ड के कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है, आपके एरोज कीज में। तो ये है हमारा प्लेयर का सबसे पहला स्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद जाएंगे फिर से हम यूनिटी पे जाएंगे, ठीक है। और यूनिटी में हम देखेंगे हमारा, अगर हम सीन में जाए फिर से हमारे प्लेयर में, तो हमारा जो ये फर्स्ट स्क्रिप्ट है हमने देख लिया है, ठीक है। फिर हम जो वहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं उसकी आप वैल्यू यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने वहाँ पे 5 वैल्यू डाली थी, मैं चाहूँ तो यहाँ से उसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने 20 डाला है तो मैं इसको फिर से 25 भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। जो आप चाहे उसके हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं 20 कर लेता हूँ, ठीक है, 20। हाँ, फिर हमारा आता है दूसरा स्क्रिप्ट जो है हमारा प्लेयर फायर। मतलब जो भी हमारा प्लेयर होगा वो तो अभी मूव कर रहा है, पर आपको इसको कुछ भी फायर करना, जैसे हमने पिछले मिसाइल्स ली थी तो इसको मिसाइल को भी लॉन्च करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमने एक स्क्रिप्ट लिखी है, ठीक है। तो अगर हम प्लेयर फायर की स्क्रिप्ट में जाएं तो यहाँ पे हमने ये बहुत सारा लिखा हुआ है, ठीक है। मैं सबसे पहले तो इसको टूल टिप को हटा देता हूँ, ये कमेंट में जाएगा हमारा सब कुछ, ठीक है। हाँ, तो अब बेसिकली इस फंक्शन को देखते हैं ये हमारा क्या करता है। तो इसमें भी हमने सिंपली एक वॉइड जो हमारा अपडेट होता है उसमें ही चेंज करें, क्योंकि हमारे ये सारे चेंजेस रन टाइम पे होने वाले, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक इफ स्टेटमेंट लगाया है। अगर आप इनपुट में से गेट टी डाउन, यानी ये गेट टी डाउन फंक्शन क्या करता है कि आपकी जो भी की है वो अगर क्लिक होती है यानी डाउन चली जाती है तो उसका वैल्यू ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसलिए हमने इसको इफ एल्स में डाला है कि अगर जो हमारी की कोड में से हमने स्पेस की ली है, अब की कोड जो है एक बड़ी क्लास है जिसमें सारी हमारी कीबोर्ड की कीज होती है, उनका बस आपको डॉट देके हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर से आपका बस उनका नाम डालना होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस की का नाम डाला, मतलब जब भी स्पेस की दबेगा ये पूरा वैल्यू ट्रू हो जाएगा, ठीक है। जब की डाउन होगा तब ये पूरा वैल्यू ट्रू हो जाएगा। जब ये वैल्यू ट्रू होगा तो आपको ये जो नीचे का इसके अंदर का स्टेटमेंट है वो चलाना है,
ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में फिर से हमने क्या किया है, एक इफ स्टेटमेंट लगाया है और उसका एक एल स्टेटमेंट लगाया है, ठीक है। इफ में हम क्या कर रहे हैं कि हमारा अगर मिसाइल प्रीफैब है, जैसे हमने यहाँ पे एक पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि वेक्टर3 हमारा जो फंक्शन होता है वो हमारी पोजीशन को स्टोर करके रखता है, वैसे ही हमारा जो गेम ऑब्जेक्ट होता है, हमारा जो वेरिएबल गेम ऑब्जेक्ट का जो हमारा इनपुट टाइप है, वो क्या करता है कि वो हमारा जो भी गेम ऑब्जेक्ट होगा उसको आप उसमें स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। मतलब कोई भी आपका गेम में ऑब्जेक्ट है तो उसको आप इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। तो हमने एक पब्लिक वेरिएबल बनाया है गेम ऑब्जेक्ट। अगर ये वेरिएबल पब्लिक है तो ही आपको यूनिटी से वहां पे, जैसे मैंने देखा कि मैं 20 को 25 मतलब स्पीड को मैं डायरेक्टली डायनामिकली चेंज कर सकता। अगर आपको वैसा फंक्शन चाहिए होगा तो उसको आपको पब्लिक बनाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर वेरिएबल को। तो वही वो इस अगर आपका पब्लिक है तो ही वो यूनिटी पे आपको एक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो मैंने फिर से अपडेट में गए हम, ठीक है। यहाँ पे अगर मिसाइल प्रीफैब यानी हमारा अगर गेम ऑब्जेक्ट नल नहीं है, ठीक है, गेम ऑब्जेक्ट अगर नल नहीं है तभी आपको ये नीचे का चलाना है, और साथ ही साथ हमारा लॉन्च पॉइंट है वो भी नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर से हमने एक ट्रांसफॉर्म को एक लॉन्च पॉइंट बनाया है। लॉन्च पॉइंट हमारा जो है लॉन्च पॉइंट वो हमारा ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। तो ये क्या स्टोर करेगा, वही हमारा जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए और जिस तरीके से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए उसकी वैल्यूज स्टोर करेगा। आप कह सकते हो कि हमारा जो पोजीशन होगा जहां से इसका ट्रांसफॉर्मेशन चालू होना चाहिए उसकी वैल्यू ये स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो यही ये भी नल नहीं होना चाहिए, दोनों भी नल नहीं होंगे तो ये हमारा नीचे का हमारा जो फंक्शन है इंस्टेंशिएट वो चलेगा। अब ये इंस्टेंशिएट फंक्शन क्या करता है, अगर आप इसको कोई भी अगर इसके पैरामीटर्स आप पास कर दो तो ये क्या करेगा, जो भी पासिंग उसका गेम ऑब्जेक्ट होगा उस गेम ऑब्जेक्ट को ये स्पॉन कर देगा, ठीक है। जैसे ऑटोमेटिक स्पॉनिंग होती है उसके लिए ये काम आता है। मतलब इसको आपको सबसे पहले तो जो प्रीफैब आपको स्पॉन करना है वो पास करना पड़ेगा, उसका पोजीशन और फिर उसका एनिमेशन, ये तीन चीजें आपको पास करनी होती है, ठीक है, इंस्टेंशिएट फंक्शन को। तो ये फंक्शन उसका डायरेक्टली वो एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन वो उसको स्पॉन कर देता है, ठीक है। तो ये इंस्टेंशिएट में हमने मिसाइल प्रीफैब, जो भी हमारा प्रीफैब हमने डाला होगा, जैसे हमारा मिसाइल ही था वो उस प्रीफैब को डायरेक्टली आप स्पॉन कर दो। उसके बाद लॉन्च पॉइंट डॉट पोजीशन, यानी लॉन्च पॉइंट में हमारी जो भी ट्रांसफॉर्म की पोजीशन होगी वो चली जाएगी इसमें। और उसके बाद हमने क्वार्टर-9 आइडेंटिटी क्या होती है, ये जो क्वार्टर-9 आइडेंटिटी होती है, यानी अगर यहाँ पे आपको जो थर्ड ऑप्शन है वो आपको कोई भी एनिमेशन करवाना है उससे, यानी रोटेशन वगैरह उसके लिए डालना पड़ता है, पर हमने ये सब हटा दिया है इसलिए हम सिंपली क्वार्टर-9 आइडेंटिटी डाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो हम डायरेक्टली डिबग कर देंगे कि आपके स्क्रिप्ट में कोई तो प्रॉब्लम है या फिर आपने ये जो दो है वेरिएबल्स उसमें से कोई तो एक वैल्यू नल होगी, ठीक है। ये सिंपली हमारा console.log ही जैसा होता है, ठीक है, console.error जैसा हम करते हैं वैसा ही ये है, ठीक है। तो फिर चलते हैं हमारे अगली स्क्रिप्ट पे। अगली हमारी स्क्रिप्ट है हमारा प्लेयर का कोलिजन हैंडलर, ठीक है। कोलिजन हैंडलर हमने यहाँ पे क्यों लगाया है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट में देखेंगे, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे हमारा कोलिजन हैंडलर पे आए, ठीक है, प्लेयर का कोलिजन हैंडलर, तो ये क्या करता है कि जब भी हमारा ये कोलिजन होगा इस प्लेयर का किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे हमारा वो ऑब्जेक्ट है हमारा एनिमी, तो उसके साथ अगर कोलाइड होता है तो आपकी गेम ओवर हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए हमने ये फंक्शन बनाया है, ठीक है। उसमें हमारे पास सबसे पहले तो मैं इसको भी फिर से कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है, टूल टिप को। उसके बाद ये है हमारा, हमने एक गेम ऑब्जेक्ट बनाया है कि गेम ओवर हमारा यूआई जो है, हम क्या करेंगे इसमें एक हमने यूआई बनाया है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने एक कैनवास बनाया है, उसको मैं इस गेम ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। अगर जब भी मेरा ये पूरा स्क्रिप्ट क्या करता है कि जब भी मेरा प्लेयर अगर किसी भी एनिमी से कोलाइड कर लेगा तब हमें गेम ओवर का यूआई स्क्रीन पे दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे स्टार्ट में गेम हमारा यूआई जो है वो नल नहीं होना चाहिए, वो कुछ भी होना चाहिए। तो अगर मतलब उसमें हमारा यूआई डलना चाहिए, ठीक है, ये नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए हमारे गेम ऑब्जेक्ट की। अगर गेम ऑब्जेक्ट की हमारी वैल्यू नल नहीं है तो उसके अंदर आपको उसको क्या करना है, सेट एक्टिव, जो हमारा गेम ऑब्जेक्ट यूआई है उसके अंदर एक सेट एक्टिव फंक्शन आता है, ठीक है। ये क्या करता है, उसको बेसिकली आपको एक्टिव करने के काम आता है। तो उसके अंदर हम सिंपली हमारी फॉल्स वैल्यू सबसे पहले डाल रहे हैं अगर वो नल नहीं है, ठीक है। यानी हमारा जो यूआई है उसके अंदर कोई भी एक ऑब्जेक्ट आ गया तो उसको फिलहाल के लिए स्क्रीन पे मत दिखाओ, ठीक है। उसके लिए हमने ये फंक्शन डाल दिया है स्टार्ट में। उसके बाद आते हैं हम हमारे नए फंक्शन पे। हमने एक नया फंक्शन यहाँ पे बनाया है प्राइवेट वॉइड, जिसका हमने प्राइवेट वॉइड एक टाइप का फंक्शन बनाया है जिसका हमने नाम रखा है ऑन कोलिजन एंटर, ठीक है। तो ऑन कोलिजन एंटर हमने क्या किया है, अगर इसमें हमारा कोलिजन होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑन कोलिजन एंटर हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है। इसमें क्या होगा, अगर आपका कोलिजन होता है तो आपको गेम ओवर का यूआई दिखाना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे इफ की एक कंडीशन लगाए कि अगर हमारा कोलिजन जो है, जो कि हमने एज एन पैरामीटर यहाँ पे पास किया है, वो अगर पैरामीटर आपका
अगर उसके अंदर का गेम ऑब्जेक्ट जो भी होगा, उस कोलिजन में जो भी गेम ऑब्जेक्ट आपका कंसिडरेशन में है, उसका अगर कंपेयर टैग एनिमी हुआ तो इसको मैं आपको यूनिटी पे जाके समझाता हूँ, पर बेसिकली समझ लीजिए आपका अगर एनिमी टैग का कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ तो उसको कोलिजन होगा तो आपका गेम जो है वो एंड होना चाहिए। और गेम एंड का यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा है, गेम एंड यानी क्या, हमारा जो यूआई है उसको सेट एक्टिव हमारा ट्रू कर दो, ठीक है। ये बेसिकली है, यही हमने फंक्शन लिखा है। बस आप में इसमें प्रॉब्लम होगा कि ये हमारा कंपेयर टैग क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे यूनिटी पे जाऊँ तो यहाँ पे जैसे हमारा यहाँ पे प्लेयर पे जब मैंने क्लिक किया तो मेरा इसके इंस्पेक्ट में जैसे मेरे यहाँ पे टैग्स दिख रहे हैं। अगर मैं टैब पे क्लिक करूँ तो मुझे बहुत सारे यहाँ पे टैग दिख रहे हैं। आप ऐड टैग करके नई टैग भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनिमी टैग है, मतलब जिस भी हमारे कंपोनेंट की टैग एनिमी होगी, उस कंपोनेंट को क्या करो, अगर आप कोलिजन में आए तो उस कंपोनेंट को हमें डिस्ट्रॉय करना है या फिर आपकी गेम जो है वो ओवर हो जाएगी। यानी हमारा ये जो प्लेयर है वो अगर किसी भी यहाँ पे एनिमी, जैसे यहाँ पे अनटैग लिखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जिसके टैग में एनिमी लिखा होगा, उस टैग के कोलिजन में आ जाए तो आपको गेम ओवर करवाना है। ये बेसिकली वो स्क्रिप्ट करवाती है, ठीक है। तो ये जो एनिमी हमारा टैग है जो हमारे एनिमीज में होगा, अगर मैं आपको दिखा दूँ, अगर मैं एसेट्स में जाऊँ और यहाँ पे हमने एक कंपोनेंट्स का एक फोल्डर बनाया है जिसके अंदर हमने सारे कंपोनेंट्स को स्टोर कर दिया है। ये जो हमारा कैनन लो है प्रीफैब एफएक्स, वही हमारा एनिमी है जिसका टैग हमारा एनिमी होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका टैग एनिमी है, मतलब अगर जिसका भी टैग एनिमी हुआ उसके कोलिजन में आता है तो आपका गेम ओवर का यूआई आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे फिर से एसेट्स में जाऊँ, हमारे स्क्रिप्ट में हमारी नई स्क्रिप्ट देखेंगे, मैं प्लेयर में चला जाऊँ तो यहाँ पे फिर उसके बाद आता है हमारा वही 3 स्क्रिप्ट है, ठीक है। फिर लास्ट हमारा कंपोनेंट है हमारे गेम ऑब्जेक्ट का हमारा बॉक्स कोलाइडर। जैसा मैंने आपसे कहा कि कोलिजन में आता है, यानी दो अगर ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो वो हमारी स्क्रिप्ट काम करती है, पर किस एरिया में उनको टकराना है उसके लिए हमने एक कोलाइडर ऐड करना पड़ता है, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे ऐड कंपोनेंट में जाता हूँ और यहाँ पर अगर मैंने कोलाइडर सर्च कर लिया, मुझे बहुत सारे कोलाइडर आ सकते हैं हर एक शेप के, जैसे मेरा क्यूब शेप हो गया, स्पीयर शेप हो गया वगैरह, आप जो चाहे उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे एक बॉक्स कोलाइडर का इस्तेमाल किया है, उसकी आप यहाँ पे साइज डाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे साइज चेंज करूँ तो उसके हिसाब से उसकी साइज चेंज हो सकती है, ठीक है। हर एक एक्सिस में आप उसकी साइज चेंज कर सकते हो, सिंपली आपको वो सब एडजस्ट करवाना है, फिर ये आपका कोलाइडर भी तैयार हो जाएगा। मतलब इस कोलाइडर कोलिजन के एरिया में अगर एनिमी टैग का कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो आपकी गेम ओवर हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली हमारे प्लेयर में इतनी सारी हमारी स्क्रिप्ट्स है और ये सारी स्क्रिप्ट का मैं गिटहब पे डाल दूंगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरे गेम का, तो आप उसमें जाके कोई भी चेकिंग कर सकते हो कि क्या चेंज करने पर कैसा होता है वगैरह वगैरह, सारी चीजें आप चेक कर सकते हो, ठीक है। पब्लिक रिपोजिटरी में मैं डाल दूंगा। उसके बाद आता है हमारा, ये तो प्लेयर ऑब्जेक्ट पूरा हमने समझ लिया है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा एनिमी। हमारा बेसिकली एनिमी करता क्या है, ठीक है। और एनिमी हम ऑटोमेटिकली स्पॉन करते हैं, वो भी स्पॉनिंग कैसा है उनका वो भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे एक नए ऑब्जेक्ट्स में जाऊँ, जैसे मैंने एसेट्स में गया, मेरे कंपोनेंट्स में मेरा ये एनिमी है, तो इसमें हमने क्या क्या हमारे कंपोनेंट्स डाले हैं वो देख लेते हैं। जैसे हमारा एनिमी हो गया, तो एनिमी तो सबसे पहले हमारा टैग तो इसका एनिमी होगा, ठीक है। हमने टैग ऐड टैग करके सिंपली एक नाम लिख लिया है, एज इन स्ट्रिंग ये नाम स्टोर होता है, तो आप इसको कहीं पे भी कंपेयर टैग नाम के फंक्शन से यूज कर सकते हैं। अगर कंपेयर टैग के फंक्शन में अगर आपने एनिमी डाल दिया तो अगर उसका टैग कंपेयर होते हुए अगर एनिमी हो गया तभी वो हमारा जो भी फंक्शन है वो वर्क करेगा, ठीक है। तो वो हो गया। उसके बाद हमारा सबसे पहला आता है हमारा स्क्रिप्ट कि एनिमी मूवमेंट। जैसे हमने हमारे प्लेयर में मूवमेंट डाला था कि हम कीबोर्ड से इनपुट लेंगे तभी हमारा वो प्लेयर हिलेगा, ठीक है। पर हमारा जो एनिमी है उसको हम डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो उसी इफेक्ट को हम देखेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले मैं देखो सिंपली मैं अगर आपको गेम प्ले करके दिखाऊं कि बेसिकली हमारे यहाँ पे हो क्या रहा है, तो हमारा जब भी प्लेयर फॉर्म हो गया, अगर मैं WSD करूँ तो ये हमारा चल रहा है, ठीक है, वैल्यू। जैसे ही मैं इसको हिट करूँगा, जैसे अगर मैंने इसको हिट कर लिया तो ये फट जा रहा है, ठीक है, और हमारा साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं कंप्यूटर का पहले तो साउंड बंद कर दूं, ठीक है, तो अगर मैं इसको चलाऊं और अगर मेरा 2 कोलिजन हो गए तो मेरा गेम ओवर का जो यूआई है वो आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही हम इसको यूआई को भी कैसे बनाना है वो भी सब देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा हमारा यूआई आता है। आप एग्जिट और रिस्टार्ट बटन हम दे सकते हो, उसमें सिंपली एक फंक्शन लिखना होता है, सिंपली आपका वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा गेम कुछ चलने वाला। जैसे आपने देखा कि एनिमीज हमारे डायरेक्टली फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहे थे, तो हमें बेसिकली ऑटोमेटिक एक फॉरवर्ड डायरेक्शन डालनी है हमारे एनिमीज में, तो ऑटोमेटिकली हमारे एनिमीज फॉरवर्ड आ जाएंगे। जैसे हम प्लेयर, हमारा जैसे प्लेयर मूवमेंट है वैसे हमने एक एनिमी मूवमेंट नाम का स्क्रिप्ट बना लिया है। अगर मैं एनिमी मूवमेंट नाम के स्क्रिप्ट पे जाऊँ, अगर मैं हमारे VS कोड में जाऊँ और एनिमी मूवमेंट के नाम के स्क्रिप्ट में जाऊँ
और यहाँ पे इस टूल टिप को भी मैं फिर से कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया है, उसकी एक स्पीड का हमने फ्लोट वेरिएबल बना लिया है, गेम ऑब्जेक्ट का वेरिएबल बना लिया है फिर हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट में घुस रहे हैं, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट है जो फंक्शन है उसका कोई भी यहाँ पे यूज नहीं है। तो हम डायरेक्टली हम अपडेट फंक्शन में गए। अपडेट फंक्शन में हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ट्रांसलेट जैसा होता है कि यहाँ पे हमने डायरेक्टली हमारा वेक्टर डॉट बैक डाला है। क्यों? क्योंकि जब भी आपको डायरेक्टली कोई भी वैल्यूज है, हम क्या कर रहे हैं, यूजर से तो इनपुट नहीं ले रहे, इसलिए हमने जैसे प्लेयर मूवमेंट में हमारा लास्ट लाइन लिखा था वही सेम लाइन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जिसमें हमारा वेक्टर 3 डॉट बैक है। वैसे ही हमारे वेक्टर 3 में अप, बैक, हमारा फॉरवर्ड, फिर डाउन, ऐसे हमारे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट वगैरह। इन ऑप्शन से क्या होता है कि आप डायरेक्टली उनको उस डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो हमारा जो गेम है उसके अंदर जब आप फॉरवर्ड बोलोगे, जो हमारा प्लेयर है वो हमारा अप में यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, वो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है। तो उसके अपोजिट के लिए हमें एनिमी चाहिए होगा, इसलिए हमने यहाँ पे बैक डायरेक्शन डाली है। और उसी तरीके से इनटू स्पीड, जितनी भी स्पीड होगी उसकी उतनी स्पीड से उसका जो है मोशन होना चाहिए, और उसके बाद हमारा टाइम के हिसाब से, हमारे पर फ्रेम के हिसाब से वो चलना चाहिए। इसके लिए हमने टाइम डेल्टा टाइम डाल दिया है, ठीक है। टाइम हमारा क्लास है, उसके अंदर एक डेल्टा टाइम हमारा फंक्शन होता है, जो बेसिकली वही हमारे पर फ्रेम में वो उसी स्पीड से आना चाहिए, उसके लिए होता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हमारा ये जो हमारा प्लेयर तो ही लेगा, पर जो भी हमारा प्लेयर स्पॉन होगा, ठीक है, एनिमी ऑटोमेटिक स्पॉन हो रहे थे उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। पर हमारा एनिमी जब स्पॉन होगा तो वो जब भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाएगा उसको डिस्ट्रॉय होना चाहिए, नहीं तो हमारा गेम हैंग हो जाएगा बहुत सारे एनिमी स्पॉन होने की वजह से, कि इसलिए उसको हमें डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा। तो हमने एक इफ कंडीशन डाली है, अगर वो ट्रांसफॉर्म करते करते हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस में, अगर हमारा वो ट्रांसफॉर्म करते करते हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस में, यानी ट्रांसफॉर्म में से हमारा जो पोजीशन होगा, ट्रांसफॉर्म यानी क्या, आपकी जो भी पोजीशंस होती है वो पोजीशंस, उसमें से मतलब पोजीशन, रोटेशन जो भी होता है वो सब कुछ आपका ट्रांसफॉर्म में स्टोर होता है। तो ट्रांसफॉर्म में से अगर हमने पोजीशन को चूज किया, पोजीशन में से आपकी एक्स वाई जेड 3 पोजीशंस होती है, उसमें से अगर हमने वाई पोजीशन जो चूज कर लिया, और वो अगर पोजीशन, क्योंकि हमारे ये बैकवर्ड आ रहा है यानी हमारे वाई में चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर वो हमारा वाई में पोजीशन में चेंज अगर 12 से ऊपर होता है, हमारे 12 फ्लोट की वैल्यू से, तो उसको क्या कर दो, हमारा ट्रिगर ब्लास्ट एक हमने फंक्शन बनाया है, उस ट्रिगर ब्लास्ट को कॉल कर दो, और जो हमारा ये जो प्लेयर है उसको डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। डिस्ट्रॉय हमारा बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन होता है जो डायरेक्टली हमको डिस्ट्रॉय कर देता है, हमारे जो भी गेम ऑब्जेक्ट उसको पास करते हैं उसको, ठीक है। पर अभी देख लेते हैं हमारा ये ट्रिगर ब्लास्ट फंक्शन क्या है। ये जो हमारा ट्रिगर ब्लास्ट फंक्शन है, इसके अंदर हमने ऑन डिस्ट्रॉय जो भी होगा ट्रिगर ब्लास्ट फंक्शन को फिर से कॉल किया है। जैसे हमारा अपडेट होता है वैसे हमारा स्टार्ट होता है, वैसे ही हमारा ऑन डिस्ट्रॉय भी होता है। ऑन डिस्ट्रॉय बेसिकली क्या करता है कि जब भी आपका कोई भी एक गेम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो बेसिकली आप ट्रिगर ब्लास्ट को कॉल करो। यहाँ पे हमने 2 बार कॉल किया है, जरूरत नहीं है आप डायरेक्टली ये फंक्शन ना भी बनाए तो भी चलेगा, डायरेक्टली यहाँ से आप ट्रिगर ब्लास्ट को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिगर ब्लास्ट हमने एक फंक्शन बनाया जो होगा हमारा प्राइवेट वॉइड फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, जो हमारा ब्लास्ट प्रीफैब था, जो भी हमारा एक गेम ऑब्जेक्ट था जिसको हमें लास्ट में हमें ब्लास्ट करना था, ठीक है, मतलब जो भी हमारा फंक्शन, जो भी हमारा गेम ऑब्जेक्ट इसमें हमने पास किया है उसका हमारा नाम है ब्लास्ट प्रीफैब। वो अगर नल के बराबर नहीं है तो हमारा उसको इंस्टेंशिएट कर दो, यानी क्या, जो भी हमारा वो प्लेयर है, ठीक है ना, उसको हमें इंस्टेंशिएट करना है, ठीक है, ब्लास्ट प्रीफैब को। तो ब्लास्ट प्रीफैब बेसिकली हमारा क्या है, जो भी आपने अभी गेम में देखा कि जब भी हम कोई भी एक हमारा मिसाइल अगर किसी से टकराता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब भी हमारा जो एनिमी है वो अगर डिस्ट्रॉय हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो ब्लास्ट प्रीफैब को हमारा देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया है कि अगर हमारा ये जो 12 से ऊपर चला गया तो गेम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नहीं तो हमारे मिसाइल से भी कोलाइड कर रहा है तो तब भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके लिए हमने ऑन डिस्ट्रॉय फंक्शन बनाया है, ये ज़रूरी है। तो ये कब जरूरी है, जब कोलिजन होगा, यानी जब भी गेम ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जब भी कोलिजन के हिसाब से, जैसा हमने गेम ओवर का यूआई डाला वैसे हमने एक फंक्शन बनाया है जिससे क्या होता है, हमारा जो जब भी मिसाइल्स और वो हमारा एनिमी टैग वाले एलिमेंट्स कोलाइड होते हैं तो वो कोलिजन के बाद वो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऑन डिस्ट्रॉय अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारा ट्रिगर ब्लास्ट को करो, नहीं तो डायरेक्टली ये इधर से हमारा 12F भी हो गया पोजीशन तो उसको डिस्ट्रॉय कर दो डायरेक्टली। तो आप यहाँ पे ये ट्रिगर ब्लास्ट नहीं करोगे तो चलेगा, पर ये आपको ट्रिगर ब्लास्ट करना ही पड़ेगा। तो ये ट्रिगर ब्लास्ट फंक्शन क्या होता है, जब भी हमारा डिस्ट्रॉय होगा तब वो प्रीफैब चलाओ, जो कि हमने वो साउंड वाला इफेक्ट देखा, फिर उसमें एक धमाका होता है वो देखा, तो धमाके वाला हमारे पास डायरेक्टली एक एसेट मौजूद है, ठीक है। उस एसेट को भी हमें गिटहब पे में सब कुछ डाल दूंगा, आप सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। तो वो डायरेक्टली हमारा जो धमाका होता है तो वही हमारा जो फायर वगैरह निकलती है
तो उसके लिए वो डायरेक्टली उसको स्पॉन कर दो, इसलिए हम उसको इंस्टेंशिएट कर रहे हैं। और विथ हम पोजीशन वगैरह जैसे पास करते हैं सभी चीज़ें वैसे पास कर दी। बस ये जो हमारा ब्लास्ट प्रीफैब है, यानी जो ब्लास्ट होता था वो ब्लास्ट हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, अभी हमारा दूसरा फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, एनिमी मूवमेंट। एनिमी मूवमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी आपको क्यों देना पड़ता है? अगर आप कोई भी एक गेम ऑब्जेक्ट बना रहे हो जिसमें आपको फिजिक्स के लॉज लगाना है, जैसे हमारा कोलिजन हो गया वगैरह वगैरह, आप कोई भी एक लॉज लगा रहे हो तो आपको उसको रिजिड बॉडी देना पड़ता है। ठीक है, उसको अगर मास वगैरह देना है, आपको ग्रेविटी में उसको लेना है, तो आपको उसको रिजिड बॉडी बनाना पड़ता है। कि जैसे हमारा हम रिजिड बॉडी बनाएंगे तो उसके अंदर हमारे यूज ग्रेविटी वगैरह ऑप्शंस होते हैं, उसको आप टिक कर सकते हो। अगर आप ऐसा गेम बना रहे हो जैसे हमारे ओपन वर्ल्ड गेम जिसे हम कहते हैं, तो अगर हमारे ओपन वर्ल्ड गेम होते हैं तो उसमें हमारा ग्रेविटी का यूज होता है। अगर व्हीकल चला रहे हो, अगर आप ह्यूमन चल रहे हो, तो आपको सारे ग्रेविटी का वगैरह यूज होता है, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब हर एक फंक्शन को आपको रिजिड बॉडी देना ही होता है। अगर आप ग्रेविटी यूज करना चाहते हो इसको टिक करो, या फिर आप इसको अनचेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया रिजिड बॉडी। इसको डायरेक्टली हमने ये लगा लिया है, इसमें आप जो भी चाहे वो चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बॉक्स कोलाइडर। जैसे हमने वहां पे कोलाइडर डाला था हमारे प्लेयर में, वैसे हमने एक एनिमी में कोलाइडर डाला है और उसके हिसाब से इसके साइज वगैरह सेट कर दिए। ठीक है, फिर ये तो हमारा एनिमी का ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने अभी हमारा प्लेयर का ऑब्जेक्ट देखा, हमारा एनिमी का ऑब्जेक्ट देखा। अब हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है कि हम एनिमी को स्पॉन कैसे कर रहे हैं, और उसके बाद हमारा लास्ट में बचता है हमारा मिसाइल। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो हमने जो एक स्पॉनर ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, एक गेम एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। आप एम्प्टी ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ठीक है, अपनी हायरार्की में। उसके बाद क्रिएट एम्प्टी पे आपको क्लिक करना है, आपका एम्प्टी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली तैयार हो जाएगा। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, आप जैसा चाहे वैसे आपको फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्पॉनर ऑब्जेक्ट में गया। स्पॉनर ऑब्जेक्ट में हमने यहाँ पे एक एनिमी स्पॉनर नाम का हमने एक स्क्रिप्ट बनाया है। ठीक है, उसको भी देखेंगे। उसके अंदर हमने सबसे पहले तो एक एनिमी प्रीफैब हमने पास किया है कि किसको स्पॉन करना है। ठीक है, जैसे हमने गेम ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाया है, वो अगर पब्लिक बनेगा तो आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो। डायरेक्टली आपको गेम ऑब्जेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करना होता है। ठीक है, उसके बाद उसका स्पॉनिंग विड्थ वो भी देखेंगे, वो हमने क्या किया है स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे स्पॉनिंग ऑब्जेक्ट हमने बना लिया और उसमें हमने क्या किया है, ये स्क्रिप्ट डाल दिया। तो वो स्क्रिप्ट हम देखेंगे। यहाँ पे मैं आऊँ तो हमारा एनिमी स्पॉनर के स्क्रिप्ट में चलते हैं। ठीक है, तो एनिमी स्पॉनर के स्क्रिप्ट में जैसे मैंने कहा था गेम ऑब्जेक्ट हमने एनिमी प्रीफैब बनाया है। ठीक है, उसके बाद हमारा स्पॉनिंग विड्थ है। स्पॉनिंग विड्थ यानी क्या, कितने विड्थ तक आपको उसको स्पॉन करना है। ठीक है, आप ये अपने गेम के हिसाब से दे सकते, जैसे बेसिकली यहाँ पे 100 फ्लोट में वैल्यू दे दी है। ठीक है, उसके बाद आता है पब्लिक इंट। हमने एक बनाया है नंबर ऑफ स्पॉन पॉइंट्स, कि जैसे हमारे पूरे गेम में कितने पॉइंट्स होने चाहिए जिससे आप स्पॉन कर सकते हैं, ये हमारी स्पॉन विड्थ में। अगर मैंने यहाँ पे स्पॉनिंग पॉइंट 4 दे दी है तो ये 100 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4 पॉइंट्स में हमारे स्पेसशिप आएंगे। अगर अब मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ तो 10 ऐसे पॉइंट्स होंगे हमारे पूरे 100 के स्पेस विड्थ में, जहाँ से स्पेसशिप आ सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारा है स्पॉन इंटरवल। स्पॉन इंटरवल यानी क्या, कि कितने हमारे इंटरवल के बाद हमारा जो स्पॉन होना चाहिए, हमारा इंस्टेंशिएट जो ऑब्जेक्ट है वो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने एक प्राइवेट लिस्ट बनाई है, हमारी वेक्टर 3 की लिस्ट। हमारे स्पॉनिंग पॉइंट्स जो है हम रैंडम जैसे पॉइंट्स दे रहे हैं, उसके लिए हमने एक वेक्टर 3 का लिस्ट बनाया है। लिस्ट यानी क्या, बेसिकली हमने एक एरे बनाया है जिसमें हम बहुत सारी पोजीशन स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, डायनामिक एरे को हम लिस्ट कहते हैं। ठीक है, बेसिकली उसके बाद हमारा प्राइवेट इंट बनाया है नेक्स्ट स्पॉन इंडेक्स का, कि हमारा ये जो नेक्स्ट स्पॉनिंग इंडेक्स क्या होगा उसके लिए। ठीक है, तो इन सब के जैसे हमने एक वॉइड अवेक बनाया है। ठीक है, मतलब जब भी हमारा गेम चालू होता है तो हमारा ये अवेक फंक्शन चालू हो जाता है। ठीक है, जब भी हमारा गेम फंक्शन, हमारा अगर एक गेम ऑब्जेक्ट है वो अगर स्पॉन हो गया तो वो अवेक हो गया, तो उसके लिए ये फंक्शन हमारा एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन आता है, वो तब कॉल होता है। ठीक है, तो जब भी हमारा गेमिंग ऑब्जेक्ट स्पॉन होगा उसके बाद क्या होता है कि देखो हमारे पास जैसे हमारा गेम ऑब्जेक्ट हो गया, हमारे गेम में स्पॉनर जो हमारा है ऑब्जेक्ट वो स्पॉन डायरेक्टली हो जाता है। ठीक है, वो स्पॉन होने के बाद क्या करेगा, ये हमारा फंक्शन जो है चलता है। ठीक है, इस फंक्शन में हमने क्या किया, एक स्पॉनिंग पॉइंट्स है। ठीक है, स्पॉनिंग पॉइंट हमने जो यहाँ पे फंक्शन बना लिया था हमारा लिस्ट, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसको बस इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, हमारी मेमोरी में उसको एक एलोकेट कर रहे हैं हमारे न्यू टैग से। ठीक है, मतलब उसको सिर्फ एक मेमोरी में एलोकेशन दे दी है, अभी तक उसको कोई भी वैल्यू नहीं दी। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे है नंबर ऑफ स्पॉन्स। अगर हमारे नंबर ऑफ स्पॉन्स 1 से ज़्यादा है तो ये हमारी नीचे की कंडीशन चलेगी, मतलब नंबर ऑफ स्पॉनिंग पॉइंट्स जो है हमारे, ठीक है, वो हमने 4 दे दिए हैं। अगर 4 मतलब 1 से ज़्यादा होंगे तो ये नीचे का फंक्शन चलेगा, अगर नहीं होंगे तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट है उधर से आपका स्पॉनिंग होगा, तो 1 से ज़्यादा होंगे तो ये हमारा ये नीचे का फंक्शन जो है वो चलेगा। एक फॉर लूप हमने लगाया है कि जितने भी स्पॉनिंग पॉइंट्स है उतने बार उसको कॉल करो। ठीक है ना, सिंपली उतने बार उसके इटरेशंस होंगे तो उतने बार हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा।
ठीक है, सिंपल। तो क्या करता है ये हमारा, हमने एक्स पोजीशन नाम का जो हमने एक फ्लोट वेरिएबल बनाया है, ठीक है, वो क्या करता है कि हमारा एक मैथ फंक्शन होता है, मैथ फंक्शन के अंदर हमारा LERP एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये सिंपली हमारा क्या करता है फंक्शन, सिंपली समझ लीजिए ये पूरा फंक्शन क्या करता है कि हमने जैसे हमारा 100 बिट दिया तो उसको हमें 4 हमने स्पॉनिंग पॉइंट्स बना दिए, तो इक्वली वो 4 स्पॉनिंग पॉइंट्स को हमारे डिवाइड कर लेता है। तो ये हमारा सिंपली डिवीजन में जैसे हमारे अगर पार्टीशंस करने होते हैं तो हमारे ये फंक्शन काम में आता है, हमारे मैथ फंक्शन में से LERP, ठीक है। ये इंटरपोल्स आपको मतलब वही सिंपली आपको जो भी वैल्यूज है एक इवनली स्प्रेडेड वो आपको पार्टीशंस बना के दे देगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारा वेक्टर 3 पॉइंट है, मतलब वेक्टर 3 हमारा टाइप का हम एक पॉइंट वेरिएबल बना रहे हैं जो हमारी पोजीशंस को स्टोर करता है, ठीक है। तो हम उसमें हमारा न्यू जैसे हमने सिंपली मेमोरी एलोकेट की है, उसके बाद वेक्टर 3 में हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हमारा ट्रांसफॉर्म पोजीशन x है, फिर हमारा ये जो हमारा x पोजीशन आएगा, मतलब जितने भी हमारे यहाँ से पार्टीशंस के हमारे पास इसका वैल्यू आएगा, तो हम इन सबको यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पे वेक्टर है, जैसे हमारा यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म पोजीशन y, फिर ट्रांसफॉर्म पोजीशन z और ट्रांसफॉर्म पोजीशन x, हमारे 3 तो है, मतलब जो हमारी ट्रांसफॉर्म में पोजीशन x y होगी और z होगी उनको हमने डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म मतलब पास कर लिया है, बट हमने उसके साथ क्या किया, यहाँ पे प्लस x पोजीशन कर लिया है। यानी क्या कि जितना भी यहाँ से वो पार्टीशन का वैल्यू होगा, जैसे हम हॉरिजॉन्टल में उस स्पॉनर में से पास कर रहे थे, तो अगर हॉरिजॉन्टल में हमें बदलाव चाहिए यानी वो एक्सिस हमारा x एक्सिस हो गया, तो उसके हिसाब से x एक्सिस के पॉइंट में हमारे चेंज होने चाहिए अकॉर्डिंग टू, जब भी लूप चलेगा ये पोजीशंस में से x पोजीशन निकाल के दे देगा, फिर नेक्स्ट बार चलेगा फिर से x पोजीशन निकाल के दे देगा, ठीक है। तो हर बार हमारे x की अलग पोजीशन आएगी, तो उस पोजीशन के हिसाब से वो 4 स्पॉनिंग पॉइंट जो है उसमें वो उसको स्पॉन कर देगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा अभी बाय डिफॉल्ट x का पोजीशन है उसके अंदर प्लस हमारा XPOS यानी जो भी हमारा ये वेरिएबल है उसका वैल्यू ऐड कर दो, पर हमारे y और z जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है वही रहेंगे, वही वेक्टर 3 के इस पॉइंट के पोजीशन में स्टोर हो जाएंगे। और सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि स्पॉन पॉइंट्स में हमारा ऐड जो है ये पॉइंट कर रहे हैं। स्पॉन पॉइंट क्या है, हमने यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स बनाया था, मतलब लिस्ट ऑफ हमारे पोजीशन जैसे वेक्टर 3 का लिस्ट बनाया था एरे, तो उसके अंदर उसको ऐड कर दो, ठीक है। एल्स अगर होता है तो हमारी जो भी ट्रांसफॉर्म पोजीशन होगी, ट्रांसफॉर्म पोजीशन क्या, जो भी हमारी बाय डिफॉल्ट पोजीशन अभी फिलहाल के लिए वो स्पॉनर ऑब्जेक्ट की होगी, मतलब जिस ऑब्जेक्ट का ये हमारा स्क्रिप्ट जा रहा है उसी ऑब्जेक्ट के हम बाय डिफॉल्ट, जो भी मैं बात कर रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट होगा वो उस जो हम जिस भी ये स्क्रिप्ट जिस भी ऑब्जेक्ट को जाएगी उस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा वो पोजीशन के लिए अलाउ हो जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो भी पोजीशन होगा वो, ठीक है। तो वो हो गया हमारा एल्स, अगर बाय डिफॉल्ट पोजीशन है उधर से आपको ऐड कर दो वो पोजीशन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वॉइड स्टार्ट, ठीक है। वॉइड स्टार्ट में हमने क्या किया है, इन्वोक रिपीटिंग एक फंक्शन हमने कॉल किया है। इन्वोक रिपीटिंग क्या करता है, अगेन एंड अगेन कॉल करने का सिंपली काम करता है, ठीक है। तो अगेन एंड अगेन हमारा कॉल कब कब करना है उसको हमें देना पड़ता है, इसको हमें फंक्शन का नाम देना पड़ता है एज इन स्ट्रिंग, और उसके बाद इसको हमने कितने इंटरवल के बाद इसको मतलब कॉल करना है उसको देना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा स्पॉन एनिमी का फंक्शन का नाम, जैसे हमारा नीचे वाला ये फंक्शन है इसका नाम हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल करो और फिर हमने स्पॉनिंग इंटरवल जो होता है हमारा उसको कॉल किया कि इतने इंटरवल के बाद आपको इसको कॉल करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपको 2 दिख रहा है ये क्या है, हमारा वेटिंग टाइम होता है कि अगर हमने जो फर्स्ट कॉल है उसको जाने के लिए 2 सेकंड का वेट करो फिर हमारा ये कॉल जाना चाहिए, ठीक है। ये हमारा वेटिंग टाइम होता है, फिर कितने इंटरवल के बाद इसको कॉल करना है अगेन एंड अगेन वो इंटरवल, और यहाँ पे हमारे फंक्शन का नाम, ठीक है। तो ये जो फंक्शन हमने बनाया है स्पॉन एनिमी जो हमने मतलब इस इन्वोक में पास किया है वो है यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है बेसिकली, हमारा जब भी हमारा ये जो एनिमी प्रीफैब है, जैसे हमने ये हमारा गेम ऑब्जेक्ट है वो अगर हमारा कहाँ पे गया वो, हाँ ये गेम ऑब्जेक्ट अगर एनिमी प्रीफैब में कोई नहीं है, जैसे हम एनिमी प्रीफैब में हमारा एनिमी का ऑब्जेक्ट दे देते हैं, दे दिया है हमने, ठीक है। वो जो दे दिया वाला ऑब्जेक्ट है हमने जो दिया था वो अगर नहीं होता है, नल होता है, या फिर हमारे स्पॉनिंग काउंट जो यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया है, ठीक है ना, ये एक पूरा एरे बनाया है हमारे स्पॉनिंग पॉइंट का, इसकी वैल्यूज अगर 0 होती है मतलब दोनों में से कोई भी एक नल है तो सिंपली आपको रिटर्न करना है, कोई भी स्पॉन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो आपको नीचे वाला टास्क करना है। नीचे वाले टास्क में क्या है कि आप एक स्पॉनिंग पोजीशन का जो हमारे स्पॉनिंग पोजीशन है उसका एक वेक्टर 3 हमने सिंपली वेरिएबल बना लिया है। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारे स्पॉनिंग पॉइंट्स में से नेक्स्ट स्पॉनिंग पॉइंट इंडेक्स, जैसे हमने यहाँ पे ये जो इंडेक्स बना लिया था सबसे पहले जो 0th पोजीशन का हमने लिस्ट में हमने ऐड कर दिया है, उस 0th पोजीशन पे आपका जो भी एलिमेंट होगा उसको स्पॉन कर दो, ठीक है। मतलब जो इंस्टेंशिएट कर दो, क्योंकि इंस्टेंशिएट में हम वही सारी वैल्यूज को पास कर रहे हैं, ठीक है। किस पोजीशन पे इंस्टेंशिएट करना है उसका वैल्यू है इसमें, तो उसका फिर उसके
उसके बाद वो नेक्स्ट पोजीशन को जैसे +1 कर लिया हमने कि मतलब नेक्स्ट जाएगा हमारा इंडेक्स, फिर नेक्स्ट जाएगा, ऐसे करते करते हम एक एक जो हमारे इंडेक्स बढ़ाते हुए उस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कर देंगे। ठीक है, यही हमारा स्पॉन एनिमी फंक्शन काम करता है। तो उसके बाद आता है हमारा ऑन ब्राउज गिज्मोस सिलेक्टेड फंक्शन। ठीक है, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप ना लगाए तो भी चलेगा। ठीक है ना, ये फुल हमारा जो है एक और में है, अगर नहीं लगाए तो भी चलेगा। अगर मैं यहाँ से कमेंट आउट भी कर दूँ ना तो भी ये हमारा गेम जो है पूरा चलेगा। ठीक है, तो भी चलेगा। ये बेसिकली फंक्शन क्या करता है, हमारे गिज्मोस को ड्रॉ करने का काम करता है। इतने एडवांस में हमें नहीं जाना है। ठीक है, हम सिंपली हमारा एक बेसिक सा प्रोजेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो अगर हम फिर से यूनिटी पे वापस जाए तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट देख लेते हैं। हाँ, तो अब हमारे यूनिटी पे नेक्स्ट हमारा जो था उसको देख लेते हैं। तो हमारा ये एनिमी का एक ही हमने फंक्शन बनाया था। ठीक है, एनिमी स्पॉनर, मतलब स्पॉनर में अगर एनिमी को स्पॉन बनाना है, स्पॉन करना है तो ठीक है, ये तो हमारा हो गया है। ठीक है, फिर हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट हमारे गेम ऑब्जेक्ट की तरफ, जो है हमारा मेन मिसाइल। ठीक है, उसके बाद हम ये कैनवास वगैरह भी देखेंगे कि इसको कैसे बनाना है। वो सिंपल है, बहुत आसान है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो हमने इस स्पॉनर में गए हम, अभी हमें मिसाइल्स में जाना है। तो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट्स में मिसाइल को सेव कर लिया है। ठीक है, मिसाइल के कंपोनेंट में अगर हम जाए तो यहाँ पे हम एक एक करके इसके हमारे स्क्रिप्ट्स वगैरह को देख लेते हैं। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स में सबसे पहले हमने मिसाइल कंट्रोल का एक स्क्रिप्ट डाला है। जैसे हमारा वो जो एनिमी था वो बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहा, मतलब बैकवर्ड हमारी पोजीशन में हिल रहा था, वैसे ये हमारा मिसाइल जो है वो फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, वही सेम है स्क्रिप्ट, बस उतना ही चेंज है हमारा। देख लेते हैं उसी भी स्क्रिप्ट को। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो अगर मैं यहाँ पे वो हमारी स्क्रिप्ट ढूंढूं मिसाइल कंट्रोलर की, उसके अंदर सेम हमने वही चीज़ें की है जो हमने एनिमी की स्क्रिप्ट में की थी। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपली कमेंट आउट कर दूं और अगर मैंने यहाँ पे देखूं तो मैंने एक ब्लास्ट प्रीफैब बनाया है। जैसे हमने एनिमी के स्क्रिप्ट में बनाया था कि ब्लास्ट होने पर वो जो हमारा फायर का जो आता है प्रीफैब वो आना चाहिए, तो उसको सिंपली वो गेम ऑब्जेक्ट को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। जैसे हमने देखा कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, यूनिटी में से अगर पब्लिक है तो उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने वो ब्लास्ट वाला प्रीफैब डाला। उसके बाद हमारा ये जो वॉइड स्टार्ट है, इसमें क्या कर रहा है, ये हमारा डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर रहा है हमारा जो, अगर मतलब पहले से कोई भी एक गेम ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है हमारा, तो वो डायरेक्टली उसको मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, उस गेम ऑब्जेक्ट को। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे अपडेट के फंक्शन में। तो ये जो अपडेट का फंक्शन है, इसमें सिंपली उसने क्या किया है, जैसे हम वहाँ पे बैकवर्ड जा रहे थे, सिंपली यहाँ पे हम फॉरवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, हमारा मिसाइल जब भी स्पॉन होगा वो फॉरवर्ड चला जाएगा। ठीक है, और मिसाइल को हमने कैसे स्पॉन किया है वो भी हमने देख लिया है हमारे प्लेयर के फंक्शन में कि डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट स्पॉन होता है। स्पॉन होने के बाद जो हमारा मिसाइल है वो क्या वर्क करेगा, वो मिसाइल के स्क्रिप्ट में डाला है हमने, और जो हमारा स्पॉन करने वाला है उसके अंदर क्या स्पॉन करेगा वो है, यानी हमारे प्लेयर के अंदर स्पॉनिंग वाला स्क्रिप्ट है कि मिसाइल को स्पॉन कर दो, और उसके बाद मिसाइल जो चलेगा वो मिसाइल के अंदर उसका स्क्रिप्ट है कि उसको क्या मोशन दिखाना है। ठीक है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। वैसे ही हमारे स्पॉनर में एनिमी को कहाँ स्पॉन करना है उसके फंक्शंस थे, और एनिमी स्पॉन होने के बाद जो चल रहा था वो एनिमी के हमारे स्क्रिप्ट में उसका फंक्शन डाला हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद हमारे ऑन कोलिजन एंटर पे आते हैं। ठीक है, ये जो ऑन कोलिजन एंटर हमारा फंक्शन है वो बेसिकली क्या करता है, ऑन कोलिजन जब भी कोलिजन होगा उसके एरिया में, जैसे हमने वहाँ पे बॉक्स वाला कोलाइडर डाला था, यहाँ पे हमने एक स्पीयर वाला कोलाइडर डाला है, उसको भी देखेंगे। अगर वो कोलिजन होता है तो आपको ये स्क्रिप्ट चलानी होती है। ठीक है, इसमें भी वही फिर से हमारा अगर कंपेयर टैग हमारा एनिमी होगा तो ये हमें जो है ब्लास्ट कराना है, इंस्टेंशिएट करना है हमारे ब्लास्ट वाले प्रीफैब को। सिंपली वही हमने जो एनिमी में किया था वही हम यहाँ पे सेम कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर से चलते हैं हमारे यूनिटी पे। तो यहाँ पे हमने फिर से ये हमारा मिसाइल कंट्रोल का देख लिया हमने। उसके बाद हमारा रिजिड बॉडी, सिंपली जैसे हमने बोला कि रिजिड बॉडी को आपको देना पड़ता है अगर आपको मॉस वगैरह या फिर कोलिजन वगैरह करवाना है, तो रिजिड बॉडी का एक कंपोनेंट दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको स्पीयर वाला कोलाइडर दिया है। जैसे हम इसको देख लेते हैं, स्पीयर वाला कोलाइडर हमने दिया है। जैसे आप सिंपली वो हमारा बॉक्स कोलाइडर था उसी हिसाब से ये हमारा स्पीयर वाला कोलाइडर है। ठीक है, और उसको जितना आप रेडियस चाहो उतना रेडियस आप दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ये हमारा। उसके बाद हम अगर हम नेक्स्ट हमारे जाए तो सिंपली हमने सारे जो मेन कंपोनेंट्स है उनको देख लिया है। उसके बाद आता है हमारा जब भी कोलिजन होगा कि हमने जो यूआई हमारा गेम ऑब्जेक्ट है जिसको यूआई जो हमने पास किया था हमारा कैनवास, वो कैसे दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कैनवास पे जाऊँ, ठीक है, उसको अगर मैं फोकस करूँ तो ये हमारा गेम ऑब्जेक्ट का कैनवास है। अगर मैं उस गेम ऑब्जेक्ट के पास जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे ये है हमारा कैनवास जो हमारे कैमरे के सामने अचानक से आ जाता है जब भी हमारा गेम ऑब्जेक्ट कोलाइडर मतलब कोलिजन जब भी होता है। ठीक है, उसके लिए मैंने सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना होता है, राइट क्लिक करो हायरार्की में, यूआई में जाओ और सिंपली यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट आपका टेक्स्ट मैसेज प्रो है इसको क्लिक कर दो। सिंपली आपको सिंपली वहाँ पे जैसे हमारा ये यूआई था वैसे आपको सब कुछ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, मैं अगर इसको कट कर लेता फिलहाल के लिए। ठीक है, आप वैसे वहाँ पे यूआई में जाके यहाँ पे आपको बटन्स के भी ऑप्शंस वगैरह होते हैं,
उनको आप लेके सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको पैनल मिलेगा, इमेज डालनी है तो इमेज मिलेगी, स्क्रॉल बार मिलेगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इनसाइड दी UI। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे मैंने गेम ऑब्जेक्ट का वो टेक्स्ट लिखा है वगैरह वगैरह, आप जैसे चाहे वैसी चीज़ें कर सकते हो। रिस्टार्ट का एक बटन लगाया है और मैंने एग्जिट का एक बटन लगाया है। ठीक है, तो ये जो रिस्टार्ट और एग्जिट के बटन के फंक्शन है उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जब भी यहाँ पे देखो, अगर आप हमारे रिस्टार्ट बटन पे गए, इंस्पेक्ट में आप नीचे आए तो यहाँ पे ऑन क्लिक होता है। ठीक है, ऑन क्लिक एक हमारा यहाँ पे काम करता है कि जब भी ये बटन क्लिक होगा तो क्या करना है, वहाँ पे सिंपली आपको एक गेम ऑब्जेक्ट डालना पड़ता है यहाँ पे, जो हमने अभी फिलहाल के लिए मतलब किस ऑब्जेक्ट पे क्लिक होने पर आपको क्या दिखाना है। ये बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि हमने ऑब्जेक्ट भी रिस्टार्ट डाला है और हमारा फंक्शन भी ऑन क्लिक रिस्टार्ट में ही है। कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे सिंपली समझ लो कि किस ऑब्जेक्ट पे क्लिक होने पर हमें क्या फंक्शन दौड़ाना है। तो अगर हमने इस रिस्टार्ट वाले ऑब्जेक्ट पे डाल दिया है तो उसके अंदर का कौन सा फंक्शन आपको चलाना है वो आपको यहाँ पे चूज करना होता है। तो हम सिंपली यहाँ पे गए, उसके बाद हमने रिस्टार्ट गेम बटन, उसके बाद ऑन क्लिक रिस्टार्ट गेम बटन पे, तो ये सारे फंक्शंस लोड कहाँ से हो रहे हैं, तो बेसिकली ये जो हमारी स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट से ये फंक्शन चूज हो रहे हैं। मैंने यहाँ पे गया, मैंने स्क्रिप्ट का नाम चूज करा, इसमें बहुत सारी स्क्रिप्ट है, उसमें से आप जो चाहे वो चूज करो। मैंने बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाती है, बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट मेरी ऐड हो गई, उसके अंदर का आप चूज करो फंक्शन, उसके अंदर मैंने ये फंक्शन डाला था, वो फंक्शन मतलब इन सारे स्क्रिप्ट के वो फंक्शन दिखाई देते हैं वहाँ पे, उसमें से आपके बाय डिफॉल्ट भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम रिस्टार्ट गेम बटन की स्क्रिप्ट को देखें, यहाँ पे मैं अगर VS कोड पे जाऊँ, रिस्टार्ट गेम बटन पे जाऊँ, तो सिंपली ये हमारा ऑन रिस्टार्ट हमारा क्लिक जो फंक्शन है हमने बनाया है, जो हमारे गेम को जो है रिस्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली थोड़ा सा ये एडवांस लेवल हो जाता है। ठीक है, इसके लिए मैं बेसिकली इसको सिंपली समझा देता हूँ। क्या है ये, एक स्क्रीन मैनेजर हमारी क्लास है, उसके अंदर हमारा लोड स्क्रीन होता है कि आपको क्या स्क्रीन लोड करना है, उसके बाद ये सिंपली आपको जो स्क्रीन लोड करना है आपको उसको पास करना पड़ता है। ये बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आपको सिंपली यहाँ पे वो सीन डालना पड़ता है। ठीक है, बेसिकली यही काम है इसका। उसके बाद अगर हम एग्जिट गेम में जाए, हमारे एग्जिट के फंक्शन को देखिए, सिंपली यहाँ पे ऑन क्लिक में मैंने वही किया है, एग्जिट के फंक्शन को यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पास किया, एग्जिट वाले फंक्शन को कॉल कर लिया। एग्जिट में जाए तो हमारा जो एग्जिट गेम बटन है इसके अंदर भी वही हमने लिखा है, ऑन एग्जिट क्लिक हमारा फंक्शन है। उसके अंदर हमने क्या लिखा है, ये अब अगर इफ कंडीशन भी ना डालो, ये इफ कंडीशन इसलिए होती है कि हमारा अगर यूनिटी इंजन है तो ही वो काम करो वगैरह वगैरह चीज़ें, इनको आप हटा भी दो तो भी हमारा वो सेम ही काम करेंगे। ठीक है, इन सबको समझने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डॉट क्विट, मैंने हमारा एप्लीकेशन जो क्लास है उसके अंदर आपको बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, उसमें से सिंपली मैंने क्विट फंक्शन कॉल कर लिया। ठीक है, और अगर इस प्लेयर इज फॉल्स वगैरह ये भी आपको डालने की जरूरत नहीं है, समझने की भी जरूरत नहीं है। मैं सिंपली बता दूं कि एडिटर एप्लीकेशन में मतलब हमारा एडिटर एप्लीकेशन एक क्लास है, उसके अंदर इस प्लेइंग का फंक्शन आता है। अगर प्लेइंग नहीं है, मतलब जो प्लेयर अगर प्ले कर रहा होगा उसको फॉल्स कर दो, यानी अगर मैं एडिटर में हूँ, ठीक है, गेम में हूँ तो डायरेक्टली मेरा एप्लीकेशन में वो क्विट हो जाएगा जो भी मेरा सीन खुला हुआ है वो। पर अगर मैं गेम एडिटर के ऑप्शन में हूँ, यूनिटी एडिटर में हूँ, तो उसके अंदर जब भी मेरा ये होगा, जब भी मेरा वो, जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको दिखा दूँ कि जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मैं ये प्ले मोड में चला जाता हूँ, तो ये मेरा प्ले मोड जब चालू है वो डायरेक्टली उसका वैल्यू फॉल्स हो जाएगा इसी फंक्शन से। यही सिंपली हमारा ये काम कर रहा है। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे वो सारे हमारे जो वैल्यूज थे वो वगैरह वगैरह डाल दिए थे कि इफ वगैरह अगर यूनिटी एडिटर में हो तो ये करो, अगर यूनिटी स्टैंड वन में हो तो ये करो। अगर आप सिंपली यूनिटी एडिटर में ही काम कर रहे हो, आप लर्निंग फेज में हो, तो आप ये डायरेक्टली किसी को भी ना डालो, डायरेक्टली एडिटर एप्लीकेशन इज प्लेइंग को फॉल्स कर दो, यानी ये जो बटन हमने क्लिक किया था हमारे गेम को प्ले करने के लिए, उस बटन को डायरेक्टली वो ऑफ कर दो। ठीक है, वही उसका काम है। ठीक है, ये तो हमने बेसिकली दिखा दिया। तो अभी हमने क्या किया है, ये पूरा जो गेम है उसके कितने फंक्शंस बनाए हैं, कैसे कैसे हमारी स्क्रिप्ट काम कर रही है उसको देख लिया है। ठीक है, अगर आप डेवलपमेंट में जाओ तो आपको सबसे पहले तो C# में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हमारे यूनिटी में सबको सीखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक से हमने ओवरव्यू देख लिया है कि हमारा पूरा गेम जो है कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो इसमें और जैसी चीज़ें हैं, हमारा नया सीन ऐड करके हमारा गेम स्टार्ट है, वैसे भी चीज़ें कर सकता हूँ। ठीक है, आप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको इसी प्रोजेक्ट को और अपडेट करेंगे। और आप चाहते हैं कि हम एक एक स्क्रिप्ट को कैसे कैसे वो समझाएं, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा बहुत और एक अच्छे तरीके से। ठीक है, तो फिलहाल की आज की इस वीडियो में हमने जो पूरा गेम देख लिया है, यही था हमारा डेवलपमेंट का पूरा ओवरव्यू। ठीक है, हमारा गेम पूरा कैसे काम कर रहा है वगैरह सारी चीज़ें हमने देख ली है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।